है ना वैसे। किसका? नहीं, आपने जो क्वेश्चन बताया था ना कि अडल्ट में 30 से 35% तो बेसिक रेट है, तो नेगेटिव न्यूरोटॉक्सिक सिग्नल सेंड करना होगा, ये है ना उसका आंसर? गलत, ये होगा दैट इज स्टिमुलेटेड वन ना। 30 तो ज्यादा है ना एक नॉर्मल। हाँ, मतलब अगर उस बंदे को ज्यादा रेस्पिरेशन रेट है तो उसका मतलब कि या तो नेगेटिव न्यूरोटॉक्सिक एरिया ज्यादा सिग्नल सेंड कर रहा है। अरे भाई इतना इतना डिटेल नहीं लेने का, सिंपल सी चीज, उसका ब्रीदिंग रेट ज्यादा है। ब्रीदिंग रेट क्या है? हाई है, तो डेप्थ क्या होगी? कम, और डेप्थ भी कम। हाँ, तो डेप्थ कम होगी, ठीक है। ओके। और जब डेप्थ कम होगी तो क्या आएगा? पॉजिटिव न्यूरोटॉक्सिक एरिया। हाँ, बढ़े आगे। यस सर। कैसा? सॉरी। चलिए तो नेक्स्ट टॉपिक है अपना केमिकल रेगुलेशन। केमिकल रेगुलेशन में कीमोसेंसिटिव एरिया, that is adjacent to a respiratory rhythm center, and this is sensitive to CO2 and H positive ion concentration in blood. High CO2 and H positive ion इसे स्टिमुलेट करते हैं। कहाँ पर होता है ये? यहाँ प्रेजेंट होता है मेडिका में। कीमोसेंसिटिव एरिया,
चलिए, नाउ द कीमोरिसेप्टर्स। तो कीमोरिसेप्टर्स जो होते हैं वो दो तरह के होते हैं, सेंट्रल एंड पेरिफेरल। सेंट्रल जो होते हैं दैट इज लोकेटेड नियर मेडिला। तो किसकी बात कर रहा है ये? कीमोसेंसिटिव। कीमोसेंसिटिव। ये सब आएगा बेटा, सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड। पेरिफेरल जो होते हैं दैट इज located as aortic bodies and carotid bodies in aorta and carotid artery respectively. This is sensitive to
सेंट्रल कीमो रिसेप्टर्स होते हैं वो सिर्फ कीमो रिसेप्शन करते हैं, केमिकल कंसंट्रेशन को बताते हैं, ठीक है। हाइपरकैप्निया इज अ कंडीशन ऑफ हाई CO2 लेवल इन ब्लड, अगर होगा तो सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड में भी पहुंचेगा। बैरो रिसेप्टर्स जो होते हैं दे डिटेक्ट प्रेशर, तो ये देखो ऑक्सीजन का और कार्बन डाइऑक्साइड के प्रेशर को डिटेक्ट करता है ये। And they also respond to deficiency of ऑक्सीजन को भी रिस्पॉन्ड करेंगे। क्लियर? यस सर। अब एयोटिक बॉडीज कैसे स्टिमुलेशन देती हैं? हाँ जी बेटा, किसी ने कुछ कहा? आपकी वॉइस क्लियर नहीं आदित्य पाठक जी। सर CSF में WBCs होती हैं क्या? CSF में WBCs क्यों क्या करेंगी? कहाँ से लाते तुम ये क्वेश्चंस? हाँ सर हाँ जी बेटा। सर एक मायोग्लोबिन के बारे बता दोगे? हैं? सर मायोग्लोबिन का ग्राफ। बेटा लास्ट में पूछना मुझे, ठीक है? ओके सर। सर ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन भी इन सेंटर्स को स्टिमुलेट करती है। डेफिशिएंसी। हाँ बट एनसीईआरटी में लिखा था लास्ट में रोल ऑफ ऑक्सीजन इन रेगुलेशन इज नॉट मच। नॉट मच ना? इनसिग्निफिकेंट। इनसिग्निफिकेंट है ना वो? हाँ मतलब हाँ इनसिग्निफिकेंट। बच्चे एक बात बताओ, मैं ये बोलूं कि ब्लड में दो गैसेस हैं, CO2 भी है और O2 भी है। अब O2 घटेगी तो इन कंपैरिजन टू दैट इन रेशो CO2 तो बढ़ेगी ना? यस सर। ओके सर। अब क्लियर हो गया? ये कोई सिग्निफिकेंट रूल थोड़ी ना, इनसिग्निफिकेंट है। ये कम हो गया तो CO2 बढ़ गई, बात ही खत्म। क्लियर? ओके सर। यस सर।
ये होती है कैरोटिड बॉडीज एंड दीज वन आर in aorta, so they are called aortic bodies. Clear? Now the last topic of the chapter, that is disorders. डन बच्चे? कोई डाउट इसमें किसी को है तो पूछ लो, अदरवाइज हम आगे बढ़ते हैं। कीमो रिसेप्टर्स जो होते हैं sends signal to respiratory rhythm center. ये भी रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर को सिग्नल भेजते हैं। क्लियर? बोलो भाई, क्लियर और नॉट क्लियर? Yes, sir. इसके अलावा एक और होता है जिसको हम बोलते हैं हैरिंग ब्रूअर रिफ्लेक्स। चलो इसकी एक समरी बता देता हूं तुम्हें काम करने की। आधार फ्रेनिक मसल किसकी है? किसी राजा सा मिलवा दो। सागर सागर ना तो आधार बेटा क्वेश्चन पूछा है मैंने आपसे एक। क्या लेने आए हो? कपड़े लेने जा रहा? कपड़े लेने? हमारे तो आए ना।
अदिति, आंचल, बताओ फीडिंग मसल्स कहाँ होंगी? Yes, sir. The diaphragm. diaphragm. वेरी गुड, Diaphragm. डायफ्राम। अगर ये नेगेटिव है तो ये पॉजिटिव रहेगा, और अगर ये पॉजिटिव हो गए भाई साहब तो ये नेगेटिव हो जाएंगे। कितने रुपए लेना? यही होता है ना, एक दूसरे का अपोजिट काम करते हैं कि नहीं करते? Yes, sir. So this affect respiratory rhythm center. स्ट्रेच रिसेप्टर्स जो होते हैं, दे ट्रिगर्स हैरिंग ब्रूअर रिफ्लेक्स। अब ये क्या है बेटा? दिस इज अ प्रिवेंटिव एंड प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म। They prevent excessive inflation of lungs. लंग्स को ज्यादा भरने से रोकते हैं। And these are stimulated by over stretching of lungs and signal transmitted by vagus nerve. वेगस नर्व जो है वो यहाँ पर सिग्नल भेजता है। अब सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट, लेवल ऑफ ब्लड PCO2 and O2. This gives major stimulation. जो असली स्टिमुलेशन आता है वो इसी से आता है। इसके दो पार्ट है, कीमो रिसेप्टर ये दोनों को कंट्रोल करता है। चलिए, तो इन शॉर्ट आप इसको एक बार रीड आउट कर लीजिए। अगर किसी भी पॉइंट में कोई डाउट है किसी भी बच्चे को
तो पूछ लीजिए, देन आफ्टर कम टू द लास्ट टॉपिक ऑफ द चैप्टर, दैट इज डिसऑर्डर्स। थोड़े ही हैं, ज्यादा नहीं है। तो कोई पॉइंट ऐसा लगता है जो आपको नहीं आया समझ में, एक बार पूछ लीजिएगा। ये जो बनाया ना अभी ये फ्लो चार्ट सा, ये समझ नहीं आया, दोबारा बता दोगे? सिंपल है बेटा। सबसे पहले सबसे ऊपर क्या लिखा है? पॉन्स, करेक्ट। पॉन्स में Yes, sir. न्यूमोटैक्सिक, अगर न्यूमोटैक्सिक इनएक्टिव है और एपनिस्टिक एक्टिव है तो उसका कलर क्या बनाया है मैंने? पिंक कलर ना। तो रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर को एक्टिवेट करेगा, इंस्पायरेशन करवाएगा। उसका आउटपुट क्या आएगा? मसल्स ऑफ इंस्पायरेशन जो होंगी वो कॉन्ट्रैक्ट करेंगी, मूवमेंट ऑफ लंग्स होंगे, और लंग्स की मूवमेंट अगर हुई तो वो इन्फ्लुएंस करेगा किसको? लेवल ऑफ ब्लड पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 O2 को, करेक्ट? हाँ कि ना? यस सर। अब क्या है कि अगर मूवमेंट ऑफ लंग्स होती है और वो ज्यादा इन्फ्लेटेड होते हैं तो स्ट्रेच रिसेप्टर्स जो होते हैं वो एक्टिवेट हो जाते हैं ओवर स्ट्रेचिंग से, करेक्ट? और वो क्या करेंगे? हेरिंगबोन रिफ्लेक्स क्या करता है बेटा? वो प्रिवेंट करेगा फिर ज्यादा इनहेलेशन ना हो सके। हाँ, एक्सेसिव इन्फ्लेशन को बाय क्या ट्रिगरिंग कर देगा ये? सर आवाज थोड़ी कट के आ रही है आपकी। बाय एक्सपायरेशन। जुकाम है, आवाज कट के नहीं आ रही है। हाँ अब आ रही सही। बाय स्टिमुलेटिंग एक्सपायरेशन। फोन भी ना चाहिए तो हो गया मेरा, लड़कियां देख के हैंग हो जाता है। एक्सपायरेशन। दूसरा, ब्लड में अगर PCO2 या O2 का लेवल बढ़ता है तो ये मेजर स्टिमुलेशन देगा पेरिफेरल कीमोरिसेप्टर्स को, जो पार्शियल प्रेशर को कंट्रोल करते हैं, जबकि सेंट्रल वाले जो है वो किसको कंट्रोल करते हैं? CO2 और H पॉजिटिव आयन की कंसंट्रेशन को। तो ये कीमोरिसेप्टर हैं सेंट्रल वाले और पेरिफेरल वाले अलग हैं। क्लियर? हाँ क्लियर बेटा? यस सर, यस सर। चलिए, तो हटा दूं इसे, आगे बढ़े? यस सर। Last one is disorder. View 100%. Disorders, तो सबसे पहले NCERT से शुरू करते हैं। अस्थमा। अस्थमा में इन्फ्लेमेशन ऑफ bronchi and bronchioles, coughing and wheezing sound,
ये इम्पोर्टेंट है बेटा, क्वेश्चन आता है इस पे से। डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग। Spasm in muscles present in अरे भाई स्मूथ मसल्स। अब मेरा क्वेश्चन आप लोगों से, हम लिखते हैं कि ब्रोंकाई एंड ब्रोंक्यूल्स का इन्फ्लेमेशन हो रहा है, लेकिन जब कभी क्वेश्चन पूछा जाता है तो हम सिर्फ यही क्यों लिखते हैं कि स्पाज्म इन स्मूथ मसल्स प्रेजेंट इन द वॉल ऑफ ब्रोंक्यूल्स, ब्रोंकाई क्यों नहीं लिखते हैं? तो बताएगा रीजन इसका? ब्रोंकाई में कार्टिलेजियस रिंग्स प्रेजेंट होते हैं। करेक्ट। इनकम्प्लीट या कंप्लीट? इनकम्प्लीट। इनकम्प्लीट। ब्रोंकाई में भी यस सर। जो कि इनके और YouTube से आते हैं, और इसके अलावा साहिल खान किसी भी ब्रांड एंडोर्समेंट के 1 से 2 करोड़ रुपए चार्ज करते हैं। and this is caused by allergens। सर हाँ जी सर एनसीईआरटी में लिखा हुआ है कि जो इनकम्प्लीट रिंग्स होते हैं वो इनिशियल ब्रोंक्यूल्स में भी होती हैं। हाँ तो ये लिखा है हमने भी, क्यों नहीं लिखा? नोट्स पढ़ते हो तुम? इन्फ्लेमेशन कैसे हो सकती है? हाँ सर, अब तो पढ़ना शुरू कर दिया, पढ़े थे कल। तो लिखा है ना, टर्मिनल पे जाके सस्पेंड होते हैं, लेटरल में तो प्रेजेंट होंगे ना, तो लेटरल इज इनिशियल वन ना। हाँ तो सर इनिशियल इनिशियल ब्रोंक्यूल्स जो हैं वो, आवाज ही चली गई भाई। मोबाइल नेटवर्क यूज कर रहे हो क्या? इन्फ्लेटेड लंग्स, क्रोनिक डिसऑर्डर है, लंबे समय तक रहता है। रेस्पिरेटरी सरफेस डिक्रीज कर जाता है। डैमेज्ड alveolar wall, loss of elasticity of bronchi and bronchioles।
सिगरेट स्मोकिंग इसका मेन कॉज है। हाँ, तो एम्फाइसीमा में क्या नहीं कर पाते हैं, इन्फ्लेटेड लंग्स अगर हैं तो लॉस ऑफ और डिफिकल्टी इन एक्सहेलेशन, एक्सहेल करने में डिफिकल्टी होती है बेटा। क्लियर? कोई डाउट बेटा एम्फाइसीमा में किसी को तो पूछ लीजिए, अदरवाइज वी विल मूव फर्दर एंड डिस्कस द नेक्स्ट थिंग। सर डिफिकल्टी इन इनहेलेशन क्यों नहीं हुआ? इनहेलेशन हवा अंदर आ जाएगी बेटा, इलास्टिसिटी का लॉस है इसलिए बाहर नहीं जा पाएगी। इलास्टिक होते तो बाहर जा सकती है ना। ओके। आप ऐसा सोचिए कि आपने एक बैलून को विदाउट स्ट्रेच आपने उसको फुलाने की कोशिश की, तो कुछ हद तक फूलेगा, कुछ हवा उसके अंदर यस। लेकिन इलास्टिसिटी वहां पर ना होने की वजह से आपने उसको स्ट्रेच तो किया नहीं, करेक्ट? हवा उसके अंदर रह जाएगी, वो वापस से बाहर निकल सकती है। हाँ वो तो आप उसको प्रेस करोगे ना, हाँ हाँ। तो इधर Okay. सेल्युलर वॉल ही डैमेज होगी ना। ओके हाँ ठीक। अब आप उसको स्ट्रेच करके और फिर उसको भरो तो उसमें ज्यादा हवा भरी जाएगी, करेक्ट? यस। और बस आप उसको उसके माउथ से उसको छोड़ दो और जो आपने स्ट्रेच किया उसको भी लीव कर दो। अब हवा तेजी से बाहर निकलेगी, जैसे पहले निकल रही थी वैसे निकलेगी। फास्ट। तो ये डिफरेंस हुआ ना। तो हमारे लंग्स इसी तरह से काम करते हैं, जैसे कि हम एक बैलून को स्ट्रेच करके फुलाते हैं और छोड़ते रहते हैं। स्ट्रेच करके फुलाना इनहेलेशन, और एकदम से छोड़ देना मतलब हवा बाहर चली जाना वापस से। ठीक है। नेक्स्ट वन इज नार्कोसिस। Narcosis is basically depression in CNS, central nervous system, including medulla and pons area। ठीक है, तो इसमें रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर, ठीक है, वो भी इंक्लूड हो जाएगा। दिस अफेक्ट्स रेगुलेशन ऑफ रेस्पिरेशन। को अफेक्ट करता है। नेक्स्ट वन ऑक्यूपेशनल रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर। इसको फाइब्रोइड लंग्स भी बोलते हैं। लॉन्ग एक्सपोजर अगर हो रहा है टू डस्ट और एनी अदर harmful chemical substance,
leads to fibrosis of lungs. इसको हम बोलते हैं फाइब्रॉइड लंग्स। फाइब्रॉइड लंग्स क्या है बेसिकली? That is destructive proliferation of fibrous connective tissue of the upper part of lungs. Also called pneumoconiosis. अब इसके टाइप्स क्या है बेटा? सिलिकोसिस, एस्बेस्ट, सिडेरोसिस, एल्यूमिनोसिस, एंथ्रेसियोसिस। ये तो बताने की जरूरत नहीं है कि कौन सा किस इंडस्ट्री से रिलेट करता है। सिलिकोसिस किस इंडस्ट्री से रिलेट करेगा बेटा? सिलिका। वेरी गुड। सीमेंट इंडस्ट्री। माइन। अच्छा, और मेरे हिसाब से ग्लास इंडस्ट्री नहीं होना चाहिए? शीशा है, सीमेंट भी होता है। एस्बेस्टोसिस, क्या होता है एस्बेस्टोसिस? सिडेरोसिस, आयरन पार्टिकल्स होते हैं। एल्यूमिनियम, इंडस्ट्री, कोल माइंस। प्रिवेंटिव मेजर्स जो इंडिया में कभी फॉलो नहीं होते हैं। प्रोटेक्टिव सूट्स एंड मास्क। एस्फाइक्सिया तो बता दिया ना, ऑक्सीजन डेफिशिएंसी। मम्मी रोटी बना लो।
collapsing of alveoli. alveoli, Tion in bronchi and bronchiole. Loss of surfactant. Can cause it. Collapsing may occur due to air, pneumothorax, blood, pneumothorax, and tissue fluid, chylothorax in pleural space. तो उससे हो सकता है. Sixth one is mountain sickness. Also called altitude sickness भी कहा जाता है इसे. क्या होता है भाई इसमें, कोई बताएगा? आरबीसी काउंट बढ़ जाता है. नहीं भाई, ऑक्सीजन के हीमोग्लोबिन के साथ बाइंडिंग. लो एटमॉस्फेरिक प्रेशर leads to reduced efficiency of blood to bind O2 oxygen. तो symptomatically क्या हुआ यहाँ पर? nausea and vomiting. Correct. Nausea. Vomiting. Headache. Fatigue. Breathlessness. Fatigue. Breathlessness. And increased breathing rate.
इसको अलग लिखते हैं पॉइंट को। बॉडी acclimatization by breathing rate and erythropoiesis. Erythropoiesis is production of RBC. Pleurisy, inflammation of pleural membrane. Hay fever, hay fever क्या होता है भाई, कोई बताएगा? पोलन ग्रेन। हाँ, acute irritative inflammation है ये। Allergic rhinitis. Of mucous membrane of upper respiratory tract. Due to pollen. एक और ब्लू बेबी सिंड्रोम क्या होता है, कोई बताएगा? ब्लू बेबी सिंड्रोम formation of methemoglobin. That is bluish discoloration of an infant. Discoloration of any infant. किसी भी इन्फेंट की ब्लूइश डिस्कलरेशन जो होती है, रीजन क्या होता है? लैक ऑफ ऑक्सीजन इन बॉडी। कॉज क्या होता है? नाइट्रेट इन वाटर। ये क्या कॉज करेगा बेटा? मेथेनोग्लोबिन। करेक्ट। तो नाइट्रेट जो है that converted into the nitrite that binds to hemoglobin and that form meth HB. That is hemoglobin, also called क्या कहा जाता है इसे? मेथहीमोग्लोबिनीमिया कहा जाता है। एंड द लास्ट वन, बस 1 मिनट और लूंगा मैं आपका। बैंड्स डिजीज, ये तो केमिस्ट्री में पढ़ते होंगे आप।
Yes, sir. डिस्पैरिज्म। और इसके अलावा क्या नाम है इसका? डाइवर्स रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर। रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर, इसमें तो कुछ नहीं है, बस एक डायग्राम एक्सप्लेन करना है। 1 मिनट। कोई बताएगा? इसको केसन्स डिजीज भी कहते हैं। क्या होता है ये? सोलिबिलिटी बढ़ जाती है गैसेस की। सर जब नीचे से मतलब पानी के अंदर से ऊपर वापस आते हैं तो गैसेस के मतलब नाइट्रोजन से वो बबल्स बन जाते हैं, कुछ पेनफुल डिजीज है ये कुछ। प्रेशर डिफरेंस की वजह से वो सॉलिबिलिटी ये सब मतलब पहले इंक्रीज हो जाती है सॉल्युबिलिटी, और फिर जब वापस ऊपर आ रहे होते हैं तो वो बबल्स बन जाते हैं। करेक्ट, कुछ हद तक सही बोला। असल में जब हम या डाइवर्स अंडर वाटर जाते हैं तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो होता है वो चेंज करता है उनका। जब एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो होता है वो चेंज करता है, उसकी वजह से सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेस पर इफेक्ट आता है। तो नाइट्रोजन जो है वो बॉडी के अंदर ज्यादा डिसॉल्व होती है, और जब ज्यादा डिसॉल्व होती है तो उसका इफेक्ट क्या आएगा बेटा कि वहां पर नाइट्रोजन जो है नमस्ते। वो ज्यादा डिसॉल्व होने की वजह से हाई प्रेशर में वो ब्लड के अंदर बाइंड कर जाती है। अब अगर ऊपर की तरफ मूव किए तो नाइट्रोजन को इतना टाइम नहीं मिलेगा कि वो ब्लड को छोड़ सके। ठीक है, नाइट्रोजन को इतना टाइम नहीं मिलेगा कि वो ब्लड को छोड़ सके, और जैसे ही एटमॉस्फेरिक प्रेशर चेंज हुआ बबल्स बना देगा। बबल्स बनाने से वहां पर कंडीशन हो जाएगी बैंड डिजीज, पेनफुल। अब इसको बचने के लिए हम क्या करते हैं? स्लोली रिटर्न करते हैं टू द सरफेस। क्लियर है बेटा? कोई डाउट इसमें किसी को? बोलो भाई। नो सर। ले तो आज के लिए था इतना ही। बाकी